नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज क्लास थर्ड है दोस्तों, और क्लास टू जब आपने पढ़ी होगी तो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों 12 अनुसूची शेड्यूल के बारे में पढ़ाया था। तो जरूर याद कीजिएगा, क्लास जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है दोस्तों देसी रियासतों का भारत में विलय। ये क्या है दोस्तों देसी रियासतें? ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश भारत में देसी रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्थापित थी। मतलब सर्वोच्च थे कौन? ब्रिटिश शासन ही सर्वोच्च था, वो तो आप भी जानते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उन लोगों का ये कहना था कि भाई ब्रिटिश शासन तो चला गया, ब्रिटिश शासन तो गया। उनका कहना था कि हमारे अपने खुद के कानून हैं, हमारे खुद के अपने नियम हैं। छोटी छोटी रियासतों ने ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया कि हम भारत में विलय नहीं होंगे और भारत के संविधान को दोस्तों नहीं मानेंगे। इस प्रकार कुल 562 छोटी छोटी रियासतें थी। ये 562 भी पेपर में पूछा जाता है। 562 छोटी छोटी रियासतें थी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूँ, हैदराबाद है, ग्वालियर है, कश्मीर है, बड़ौत है, मैसूर है, और 100 से अधिक बड़ी रियासतें थी इसी में टोटल में। तो कुछ रियासतें तो बहुत ही आसानी से भारत में विलय हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ रियासतें भारत में विलय नहीं हुई। इसका कारण था कि वो चाहते थे कि हमारे नियम कानून दोस्तों वहाँ पर लागू हो। तो इन रियासतों का विलय कोई सरल कार्य तो नहीं था, भारत में विलय करना कोई सरल कार्य नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को करने में असाधारण योग्यता का परिचय दिया और देसी और रियासतों को अपील भी की कि वे भारत की अखंडता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। तो कुछ तो मिल गई रियासतें, लेकिन कुछ नहीं मिली। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य के संबंध में लंदन टाइम्स ने भी लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान से सुनिएगा। भारतीय रियासतों का एकीकरण का कार्य उन्हें बिस्मार्क और संभवतः उसने भी ऊंचा स्थान प्रदान करता है। यानी कि भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, और ये लंदन टाइम्स ने इनके बारे में लिखा है कि वो उससे भी ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ग्रुप सी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो मेन पढ़ेंगे। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए तो यहाँ साफ साफ लिखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय भी बनाया गया। जूनागढ़ रियासत, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ ले। देखिए, काठियावाड़ की इस रियासत के मुसलमान शासक के द्वारा सत्ता हस्तांतरण से एक दिन पहले पाकिस्तान में प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के कारण वहाँ के अधिकांश हिंदू जनता ने विद्रोह कर दिया। जहाँ तहाँ उपद्रव होने लगा। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए दोस्तों वहाँ का शासक जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गया। कमाल की बात, जूनागढ़ के मुस्लिम दीवान ने पुनः कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए 9 नवंबर, ध्यान से सुनिएगा, 9 नवंबर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार से प्रार्थना की कि भैया जूनागढ़ को मिला लो। जूनागढ़ रियासत के प्रतिनिधियों ने इच्छा की कि उस रियासत के काठियावाड़ के संयुक्त रूप से 20 जनवरी 1949 को क्या कर दिया? विलय कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों अब यहाँ पर, सिर्फ एक क्वेश्चन, कि जूनागढ़ जो रियासत है भारत में कब सम्मिलित हुई? तो ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ रियासत हो गई भारत में विलय। अब फिर तीन पढ़ाऊंगा, एक जूनागढ़ रियासत, एक हैदराबाद, और एक है जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा आज तक लटका हुआ है। हैदराबाद पे आ जाइए दोस्तों। हैदराबाद, अब देखिए हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। उस समय की बात है, 89% जो वहाँ की जनता थी वो हिंदू थी, और हैदराबाद का लेकिन शासक जो था वो मुसलमान था। तो भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए जो निमंत्रण था मुसलमान शासन द्वारा तो अस्वीकार कर दिया गया। मतलब जहाँ से उनसे पूछा गया भाई इनके राजा से, उन्होंने तो कर दिया क्या? अस्वीकार। लेकिन जनता चाहती थी कि भैया हम भारत में क्या हो? सम्मिलित हो। इसका हल निकालने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भी हल निकाला, लेकिन वो असफल रहे। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भारत सरकार से लड़ने का निश्चय इन्होंने कर दिया। किसने? हैदराबाद रियासत ने। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा 13 सितंबर, ये पेपर में पूछा था, देखो ग्रुप सी में, 13 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई प्रारंभ कर दी, और 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हथियार डाल दिए हैदराबाद रियासत वालों ने। और 1 नवंबर 1948 को, ध्यान से सुनिएगा, हैदराबाद का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 1 नवंबर 1948 को उनको हैदराबाद में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। किसमें? हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया गया। एक और है, बचता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का भी सुन लीजिए, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।
44 लाख की आबादी थी उस टाइम में। उसमें 3/4 जो आबादी थी वो तो हिंदू थी, सिख थी और बौद्ध थी। वहाँ पर भी लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में सम्मिलित होने के लिए सलाह दी, किंतु वो सम्मिलित नहीं हुए। उस समय जो वहाँ के राजा थे, राजा कौन थे? हरि सिंह थे, जो भारत में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता भारत में सम्मिलित होना दोस्तों नहीं चाहते थे। तो वहाँ की जो आवाम है वो नहीं होना चाहती थी। तो उस समय क्या हुआ कि पाकिस्तान से समझौता किया गया, एक प्रकार का समझौता कि भाई जो जहाँ जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ की आवाम अगर वहाँ जाना चाहती है तो वहाँ जा सकती है, और जो भी लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो, पाकिस्तान की बोल रहा हूँ, जो वहाँ के कबालियाँ हैं, कबालिया बोलते हैं उनको, जो वहाँ की एक तरह के लोग रहते हैं, कबालियों द्वारा श्रीनगर पे दोस्तों अधिकार करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देखिए देश आज़ाद हो रहा है और कश्मीर पर आक्रमण भी हो रहा है, वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। 26 अक्टूबर 1947 को वहाँ राजा जो था, 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने तो, ये सन याद कर लें, 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने तो क्या कर दिया? भारत संघ में क्या कर दिया? प्रवेश कर लिया, लिखित रूप से हस्ताक्षर किया। अगर आपसे पूछा जाए लिखित रूप से हस्ताक्षर किस रियासत ने किया, तो जम्मू कश्मीर ने किया। हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। तो अब लड़ाई इतनी बढ़ गई, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना आमने सामने जब दोस्तों हो गई, तो हुआ क्या यहाँ पर? सीज फायर, जो जहाँ है वही अपनी उसको सीमा मानते हुए क्या करे? लड़ाई रोक दे। अब क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए थे? यूएनओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया कि हमारे पास अभी साजो सामान है, सब कुछ तैयारी है, हम चाहें तो इन पाकिस्तानियों को या इन कबालियों को पीछे हटा देंगे और उसके बाद आप यूएनओ जा सकते हैं। लेकिन वो पहुंच गए कहाँ? ऐसा कहा जाता है वो पहुंच गए यूएनओ, और यूएनओ ने क्या कर दिया? सीज फायर, जो जहाँ है। और वो मुद्दा आज तक लटका हुआ है। तो छोटा सा टॉपिक है, इससे ज़्यादा घबराना नहीं। ये इसमें दोस्तों इतने ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। बस इतना सी पढ़ना है। भारत में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल कितने हैं? 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, मैं बार बार बोलता चल रहा हूँ। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों का क्या है? संघ है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे। पहली अनुसूची भी तो आपने पढ़ी, जिसमें साफ साफ लिख रखा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 की जगह क्या कर लीजिएगा? 8 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वे ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अगर भारत में कोई नया प्रदेश सम्मिलित होना चाहता है, नए राज्य का प्रवेश होना चाहता है, तो आर्टिकल 2 में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं, उनकी सीमा है, उनकी नाम है, उनमें अगर परिवर्तन करना है तो संसद विधि द्वारा कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3। तो फिर बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछा आर्टिकल नंबर 1 क्या है, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। आर्टिकल नंबर 3 परिवर्तन। ये शब्द याद रखना, आर्टिकल नंबर 3 में परिवर्तन, चाहे वो नाम हो, क्षेत्र हो, सीमा हो, सभी में परिवर्तन जो भी होगा वो आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, राज्य का पुनर्गठन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। जैसे कोई कहने लगे ये तो यार बिहारी है, ये तो बिहार का राज्य है, उड़ीसा वाले हैं, तो कोई कहने लगे पहाड़ी है, तो वही है, भाषा के आधार पर राज्यों का बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कौन थे? 1950 में राष्ट्रपति बने थे और 1962 तक ये राष्ट्रपति बने रहे और सर्वाधिक समय तक दोस्तों राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे जिसका नाम था एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्त हुआ। इस आयोग ने जांच पड़ताल की और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया कि भैया भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। मतलब जिस तरह के वहाँ पर प्रशासन है, जिस तरह के वहाँ पर लोग हैं, खान पीन है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, उसके आधार पर वहाँ पर उनका होना चाहिए। एस.के. धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए कांग्रेस ने भी कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और पट्टाभी सीतारामैया को एक समिति का गठन किया। इस समिति ने दोस्तों भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। यानी कि कांग्रेस ने भी दोस्तों
साफ साफ बोल दिया कि भैया भाषा के आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चीज़। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर यहाँ पर 56 दिन का आमरण अनशन कर रहे थे कौन? 56 दिन का आमरण अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुलु, इनका पूरा नाम है, इसमें रामुलु लिख रखा है, पोटी श्री रामुलु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये कहाँ हो गई? देखिएगा, रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा की। यानी कि पहला भाषा के आधार पर राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो ये मरे थे पोटी श्री रामुलु, ये बहुत बड़े आंदोलनकारी थे और इन्होंने आमरण अनशन किया हुआ था और उस तरीके से 56 दिन तक उन्होंने आमरण अनशन रखा, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मांगी। दंगा भड़क गया, लड़ाई झगड़े हो गए। अब ना हो उसके लिए उन्होंने क्या काम किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश क्या बन गया? राज्य बन गया। तो याद कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। यह राज्य दोस्तों स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी क्या? कर्नूल है। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कर्नूल है। आज आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? अमरावती हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? जो अध्यक्ष बना रखे थे फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य भी थे दोस्तों, पंडित हरदेनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पाणिकर भी थे। नेक्स्ट चलता हूँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया। इसके अनुसार भारत में अब भाषा के आधार पर 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे उस समय इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करना। नेक्स्ट पढ़ें, नवंबर 1954 में क्या हुआ? ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, पांडेचेरी हो, यनम हो, चंद्रनगर हो, करिकल हो, भारत को सौंप दिया। यानी कि ये पेपर में जरूर पूछा था कि भारत में, आपको तो ये पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे। नहीं, आज़ाद तो हो गया था, लेकिन बहुत सी जगह से दोस्तों अंग्रेज गए ही नहीं। तो सबसे बाद में कौन सा आज़ाद हुआ? सबसे लास्ट में कौन आज़ाद हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी आज़ाद हुआ। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद सभी ने मिलकर पांडेचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया। आपको पता है वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। अब वो तो ब्रिटिश शासन के अंडर था क्या? पौंडीचेरी, और ये पुर्तगालियों के लिए था। यानी कि सबसे अंतिम लास्ट जो जिससे हमने कब्जा छुटाया वो कौन था? गोवा हो गया। नहीं है समझे? वो ब्रिटिश शासन के अधीन था, ये पुर्तगालियों के अधीन था। तो पुर्तगालियों के अधीन जो सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ वो आपका हुआ गोवा, 18 दिसंबर 1961 को, और उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वां संविधान संशोधन द्वारा, इंपॉर्टेंट है, 12 संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमनदीव प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अब आप इजीली बता सकते हैं गोवा से संबंधित है। 1 मई 1960 को मराठी कहाँ बोली जाती? महाराष्ट्र में। और गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण उनमें भी लड़ाई चल रही, मराठी और गुजरातियों में। बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्य स्थापित किए गए एक साथ 1 मई 1960 को। नेक्स्ट दोस्तों, नागा आंदोलन। नागा आंदोलन कहाँ हुआ? असम में। नागा आंदोलन के कारण असम को भी विभाजित करना पड़ा। देखिए सब टुकड़े होते जा रहे हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य अलग बना दिया गया। नागालैंड असम एक था उस समय, तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भी अलग राज्य बन गया। नेक्स्ट दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषा, तो पंजाब कब बना? 1966 में। हरियाणा कब बना? ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हें रट लेना। हरियाणा भी तभी बना दोस्तों। हरियाणा हिंदी भाषा राज्य है। भारत का पहला हिंदी राज्य कौन सा है? हरियाणा है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर खड़ी बोली भाषा बोली जाती है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मैं पासवर्ड बनाना चाह रहा था, बन नहीं पाया, तो आप याद करें, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1972 को। तो कुछ ये आप याद कीजिए। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां राज्य कौन सा है हमारा? सिक्किम है। और कब बना? 1975 में बना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने? 1987 में बने। और गोवा को 25वां राज्य जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सो उस टाइम बहुत राज्य नहीं था, ठीक है। तो कब मिला? 1987 में इसको पूर्ण राज्य का हमको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़,
ये तो बहुत आता है पेपर में। 26वां राज्य बना, कौन सा? छत्तीसगढ़ है 26वां राज्य। और 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड यानी कि जो 27वां राज्य है बना, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड सबसे लास्ट में 28वां राज्य बन गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 1 भी यही कहता है। क्षेत्रीय परिषद क्या है, जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे कि मैं ऐसे बोल दूं, यह देखिए यहाँ पर उत्तर में तो पहाड़ क्षेत्र ऐसा बोल सकते हैं, हिमालय है। दक्षिण में क्या है, समुद्र है। पूर्व में क्या है, आबादी है। ध्यान देखिए, क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया है, पूर्व में ही लोग रहते हैं। और पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान है, या आप कह सकते हैं बंजर वाला इलाका है, तो इसमें तो रह नहीं सकते, समुद्र में भी नहीं रह सकते, तो पूर्व में रहते हैं। अब भारत कहाँ बसा है, पूर्व में अधिकांश बसा है, मध्य पूर्व में बसा है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया। अब देखिए, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, इनका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री भी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष क्या हो सकता है, यदि ऐसा कौन कहे, राष्ट्रपति जी कहे। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपाध्यक्ष हो सकते हैं, और जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, भारत में कुल गठित 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। नंबर 1 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अब ये थोड़ा सा पेपर में तो नहीं आएंगे इससे क्वेश्चन, लेकिन मैं समझा देता हूँ। उत्तर में कौन कौन से राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। अब उत्तराखंड तो नहीं दिखना ना इसमें, बस यही याद करवाना है कि उत्तराखंड जो है दोस्तों मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, बस ये याद करना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है, तो 5 है। और उत्तराखंड कौन से में आता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। ये 9 राज्यों का गठन है दोस्तों, इनको भी याद कर लेना, डिटेल्स लिख रखी है यहाँ पर ना। जैसे मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश 1953 में, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को और गुजरात भी 1960 को। तो सारे आपके याद होने चाहिए। अब है दोस्तों भारत संविधान के प्रमुख भाग। फिर आपको मैं कल का जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति आपके मैं क्लियर करा दूंगा बिल्कुल। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक साथ आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कल का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। संविधान के प्रमुख भाग देखिए, भाग कितने हैं, अभी कितने भाग बताए थे, 22 भाग है, ठीक है। पहला भाग देखिए जो इंपॉर्टेंट है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बस ये याद नहीं करने, ये याद आपको नहीं करने। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये बार बार रिपीट होंगे, जब मैं पूरा संविधान पढ़ाऊंगा ना तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होंगे। भाग 4 में मूल 4 का 1 में यानी कि 4 का क में क्या है, मूल कर्तव्य है। वो आप जो पढ़ चुके हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, वर्तमान में 6 हैं। पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब कितने थे, 7 थे। इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। 5वें नंबर पे भाग में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या, यानी कि हमने संविधान के पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो इस प्रकार टोटल पार्ट कितने हैं हमारे संविधान के, 22 भाग हैं। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें, निशान लगा लीजिए। निर्वाचन, 15वें भाग में निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। और भाग 20 में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन है। अनुच्छेद याद नहीं करने भी। नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय नागरिकता। तो ये क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा, राष्ट्रपति भी और भारतीय नागरिकता भी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।